एक इतिहास है 2005 से लेकर के 2025 का, कि बिहार ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, जितनी उसमें वहाँ तरक्की हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जीतने की बिल्कुल उनके प्रति पूरी जनता की आस्था थी। तो उस समय प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़े थे, इसलिए उनको श्रेय ले लिया कि हमारा कोई उसमें योगदान था। कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 जगह पे उनके मतदाता सूची में नाम है। हमारे तेजस्वी जी के भी 2 जगह नाम है। अपने जो माता पिता, अपने दादा से सुना है कि कैसे जंगल राज हुआ करता था और किस तरह से यहाँ से पलायन होकर के वो उनके बहुत से परिवार के सदस्य, दूसरे लोग जो है पूरे देश में गए हैं। जाति एक रियलिटी है, इसको हम लोग झुटला नहीं सकते हैं। और जिन जातियों का शोषण हुआ, जिन जातियों के साथ अन्याय हुआ, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, और जो लोग जाति की राजनीति करके केवल उनको एज ए वोट बैंक करके देखते थे। नमस्कार, भारत माता की जय। बिहार की राजनीति पुनः गर्मा रही है और ये शायद सूत्रों से पता लग रहा है कि शायद अक्टूबर या नवंबर में इस साल बिहार के चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हम सबकी बहुत सारी जिज्ञासा है कि इस बार, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत सारे किरदार आ गए हैं। नीतीश जी इतने समय से सत्ता में हैं, तेजस्वी यादव आ गए हैं, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, बहुत सारे नए नए समीकरण बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका नाम है श्री संजय तिवारी जी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा में महामंत्री हैं। आदरणीय संजय तिवारी जी, आपका भारत की बात शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम समय में हमें इंटरव्यू देने का समय दिया। तो अब बिहार की राजनीति कहते हैं कि जलेबी की तरह सीधी है। तो बिहार की राजनीति को संक्षिप्त में समझने के लिए पहले मैं स्वतंत्रता के बाद क्या क्या बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट्स हुए हैं, मतलब उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी के बाद नई पार्टीज आई, फिर लालू का राज आया, फिर बाद में जेडीयू आई। तो उस तरीके से हमें एक यात्रा। नमस्कार, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, अगर शुद्ध शब्दों में कहूँ तो मैं एक बिहारी हूँ जो दिल्ली का निवासी हूँ और दिल्ली माटी का लाल। माटी का लाल। हाँ, बिहार का निवासी, बिहार का माटी का लाल हूँ, पर दिल्ली में रह रहा हूँ। अब दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के परिवेश में रहते हुए बिहार की जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको बिहार के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। हाँ जी। आपके बिहार का जो पुराना इतिहास है, हाँ जी। तो सबसे पहले देखिए कि धर्म, हमारी जो हिंदू धर्म की जननी जिन्हें कहिए सीता मैया, जिनका अभी हमारे अमित शाह जी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण के लिए अभी सीतामढ़ी गए थे। हाँ जी। कल परसों उन्होंने उसका एक शिलान्यास किया है। जैसे राम मंदिर बना है वैसे सीता मैया का है, तो सीता मैया बिहार से आती हैं। हाँ जी। फिर आपको पता है कि बौद्ध धर्म के जिनको भगवान बुद्ध, जिनको गया में जा करके बौद्ध के रूप में उनको बुद्धि, जो उनको बौद्ध का जो ज्ञान हुआ था, वो बिहार की धरती थी। हाँ जी। सिख धर्म के 10वें गुरु, हाँ जी, गोविंद सिंह जी भी वह पटना से आते हैं, उनका जन्म भी पटना में हुआ है। हाँ जी। जैन धर्म के महावीर जी, हाँ जी, वो हमारे बिहार से हैं। तो आप देखिए कि हर धर्मों का एक समागम और पुराना इतिहास देखिए बिहार का, तो आप कहेंगे कि मौर्य समाज जिस समय बना, हाँ जी, तब उस समय की क्या परिवेश था, और जिसके पूरे सबसे बड़ा साम्राज्य और एक राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी वो हमारे चाणक्य जी ने दी थी कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र को कैसे एक करना है, उस समय के दिया था। और सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ का था? लिच्छवी साम्राज्य जी। आप जानते हैं कि लिच्छवी में जो है सबसे पहला लोकतंत्र, वहाँ का पता है आप इतिहास के बारे में जानकारी है कि नहीं है, पर आप है या नहीं है तो आप जाने के बाद उसको देखिए, सुनिएगा कि लिच्छवी गणराज्य का जो राजा होता था वहाँ पे उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना जाता था। तो पहला लोकतंत्र की परिभाषा उस समय की थी। तारों की गणना करने के लिए जो हमारी वेधशालाएं थी वो हमारे बिहार में थी। तो बिहार एक बहुत ही समृद्ध और एक, जहाँ बिहार एक कहीं से समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं था, फिर भी विश्व से लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तक्षशिला जो वहां पे हुआ करती थी और नालंदा यहाँ, तक्षशिला बहुत पहले का हुआ करता था जो पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन नालंदा जो है हमारे
बिहार का गौरव था, हमारे देश का गौरव था, हाँ। जहाँ पे विदेशों से आकर के लोग पढ़ते थे। हाँ जी। और जब मुगलों ने जब उसकी पुस्तकालय को जलाया था, हाँ। तो सालों तक पुस्तकालय जलते रहे। हमारे ज्ञान का जिस तरह से नाश किया था वो आप सब लोग को पता है। बिहार बहुत समृद्ध है हाँ। और समय के साथ बिहार बदला है, हाँ। और बीच में उसकी जर्नी कैसी रही है वो आप सब लोग को पता ही है। तो आप बताएं, जैसा अगर आप कहेंगे मैं बताता हूँ, जो क्योंकि जी। मेरा बचपन से लेकर के और आज तक का पूरा एक अपना खुद का हाँ। है जो मैं बता हाँ जी। पाऊंगा आपको कि बिहार कैसे बदला है। तो आदरणीय भाई साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इस समय तेजस्वी यादव जगह जगह जाके कलम बांट रहे हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर बोलते हैं कि जो तेजस्वी यादव है वो कलम वाले नहीं, कट्टे वाले नेता हैं। और नीतीश कुमार जी भी बोलते हैं कि आपके पिताजी के समय, उनको बोलते हैं आपके पिताजी के समय बहुत सारा जंगल राज था। तो उस समय क्या था, मतलब 1990 के दशक में क्या रहा था, मतलब वहाँ पे? देखिए, बिहार जो है स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्रता के उस समय स्वतंत्रता में जो सहयोग था, जो आंदोलन थे और जो था, वो बिहार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप जानते ही हाँ हैं, जी। वो वहाँ पे थे। महात्मा गांधी ने जब अपना चंपारण से शुरू किया था, सत्याग्रह किया था, जिसके बाद हाँ से जी। उनको महात्मा की उपाधि मिली हुई थी, वो आपको सबको पता है। पर स्वतंत्रता के बाद से ही बिहार में जब कांग्रेस का राज आया और बिहार को धीरे 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 पिछड़े राज्य की तरफ बना दिया गया। हाँ जी। लगातार उनके चीफ मिनिस्टर, एक हमारे जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके बारे में तो कहा जाता था कि अगर वो सुबह उठ करके जब तक उनको कुछ ब्राइब न मिले, कुछ घूस न मिले, तो वो ब्रश नहीं करते थे। ये एक कहावत है। तो इस तरीके से बिहार को बहुत पीछे ले जाएगा। और उसके बाद आया हमारा मंडल। मंडल जो 90 के दशक में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई और एक मंडल के रूप में जो एक नया अध्याय शुरू हुआ, उसके जनक थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी। और लालू प्रसाद यादव जी ने 2090 से लगभग 2004 तक जो है, उन्होंने, उनकी और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर के बिहार को चलाया। और बिहार का वो ऐसा कलंकित समय था जहां बिहार पे जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब कुछ खत्म हो गया। अपहरण राज हो गया था। मैं बचपन में जाता था, मेरे बाबा गांव के मुखिया थे, बड़े संपन्न थे। मैं बचपन में जाता था तो 4 बजे के बाद से घर के बाहर तक निकलने के लिए नहीं होता था और बंदूकधारियों से घिरा रहता था कि कहीं अपहरण ना हो जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके कारण हमको लोग को नुकसान हो जाए। वो दशक का दिन भी हमको अच्छी तरह से याद है। बिजली थी नहीं। बिजली के नाम पे वहाँ पे एक लाइट जलती थी, पुराना बल्ब होता था, वो सिरिंज होता था, तो बिल्कुल लाल बल्ब होता था। कोई कभी आए नहीं आए, बिजली भी नहीं देखती थी लोगों को। रोडों की वही हालत थी। मतलब कहने का मतलब कि हमारा बिहार शिक्षा में, हर चीज में पीछे हो गया था। लालू प्रसाद यादव के और उनकी पत्नी दोनों ने मिल करके बिहार को बहुत पीछे ले गए थे। और उन्हीं के पुत्र हैं तेजस्वी, जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो जो उन्होंने सीखा है माँ बाप से, या जो राजनीतिक तरीके से सीखा है, वही अब आगे उसको लेगेसी आदमी कहते हैं ना, कि जो पीछे से जो सीखता है, माँ बाप के जो चीजें हैं, जो परिवार के जो चीजें हैं, जो सिखाई जाती है, वही आगे ले जाते हैं। तो जो उन्होंने सीखा वही ले जाएंगे। इसमें हम कोई अतिशयोक्ति की बात तो कर नहीं रहे। तो आदरणीय भाई साहब, तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2005 में, एनडीए सरकार आई, तो उस समय क्या क्या हुआ था? मतलब हम सुनते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप बेहतर बता सकते, हम सुनते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे जो दबंग व्यक्ति थे उनको जेल में डाला, एनकाउंटर किया। उन्होंने किस तरीके से सुधारा बिहार को? 2004 में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में भाजपा ने अपनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया, पर वो बहुत दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। और उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ, उसके बाद 2005 में हमारी एनडीए की सरकार बनी थी। बहुत ही हालत खराब थे। शिक्षा, हमारे कोई वहाँ पे कल कारखाने भी वहाँ पे नहीं थे, बिजली का नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, माने हर चीज़ वहाँ पे बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई थी। और लोगों के अंदर एक जो उम्मीद थी कि अब नई सरकार आई है, शायद एक अच्छा काम होगा, तो बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने बनाया था। उसके बाद से तो फिर एक इतिहास है 2005 से लेकर के 2025 का, कि बिहार ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, जितनी उसमें वहाँ तरक्की हुई है, चीज़ें हुई हैं। आप देखेंगे कि पूरे बिहार में रोडों का जाल बिछ गया।
आप देखेंगे कि स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए तो डबल इंजन की सरकार के रूप में भी आगे बहुत कुछ काम हुआ, तो काम बहुत हुए हैं। और नीतीश जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, सिवाय कुछ दिनों के लिए जिनमें उन्होंने किन्हीं कारणवश से उनके पास गए और उनको गलती का एहसास हुआ और वो फिर से वापस एनडीए में आए। तो बहुत कुछ काम हुआ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात ही नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, हमारा जीडीपी कितना गिरा हुआ था, हमारे जितने टैलेंट थे वो सब 90 के दशक में सब लोग पलायन होकर के बाहर चले गए थे। आज दिल्ली की जो आबादी बिहार की और पूर्वांचल के लोगों की बढ़ी है, उसका देन हमारे लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव के कारण ही लोग पूरे देश भर में गए हैं, पूरे देश भर में गए हैं और दिल्ली में भी वो लोग आकर के रहे, अपनी रोजी रोटी वहाँ की से बच के आए, किसी तरह से अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने त्यागा बिहार। तो इसमें मेरी जिज्ञासा आप थोड़ी सी दिल्ली चुनाव को लेके भी है, दिल्ली के मतलब चुनावी परिप्रेक्ष्य को लेके भी है। इससे पहले कि मैं वापस बिहार के चुनाव पे आऊँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा आपसे समझूं कि दिल्ली में भी जो पूर्वांचल समाज के हमारे भाई बहन हैं, तो ये तो एक नोन फैक्ट है कि बिहार का व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मेहनती होता है। मेरे ऐसे कई मित्र रहे हैं जो जिनके पूर्वज दिल्ली में आए, हो सकता है कि शायद उस समय जब वो दिल्ली में आया तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के पैसे नहीं थे, मगर आज की डेट में वो बहुत संपन्न है, प्रभावशाली है। तो ऐसा परिश्रमी व्यक्ति दुनिया भर में जहाँ भी जाता है अपना नाम कमाता है। तो मगर मैंने देखा है कि पहले पूर्व में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल आतिशी जी की सरकार थी, उन्होंने हमेशा से पूर्वांचल समाज के लोगों को एक वोट बैंक की तरह ही ट्रीट किया है। तो इस बार के चुनाव में क्या अपनी रणनीति रही कि जिस तरीके से मतलब कितना वोट परसेंट हमारा वोट शेयर शिफ्ट हुआ वहां से भाजपा में? देखिए, दिल्ली में पूर्वांचल की संख्या जो झारखंड, बिहार और ईस्टर्न यूपी, ये हम पूर्वांचल का एक पूरा चंक मानते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। वो आबादी 25% से लेकर के 40% अलग अलग विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति है। शीला दीक्षित के समय से पूर्वांचल का सपोर्ट शीला दीक्षित को मिलता था, क्योंकि शीला दीक्षित कहती थी कि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ और उत्तर प्रदेश से थी, तो एक कहीं इमोशनल टच होने के कारण कुछ न कुछ पूर्वांचल के लोगों का उनके प्रति एक रहा, और जिसके कारण वो 15 साल तक यहाँ पे किया। फिर हमारा पूर्वांचल का जो समाज है वो क्या है, वो राष्ट्रवाद है और क्रांतिकारी होता है और व्यवस्थाओं को बदलने में ज़्यादा विश्वास करता है। जब व्यवस्थाएं खराब हों तो सबसे पहले आंदोलन, हमारे जेपी आंदोलन, जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का समय आया तो आपको याद होगा कि वो बिहार की ही धरती थी जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ और उतना बड़ा स्वतंत्रता समय में भी चंपारण शुरू हुआ। तो देख रहे हैं आपके मतलब हर वक्त जो एक क्रांतिकारी कदम है उठाता है। तो जब हमारे केजरीवाल जी आए तो हमारे पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ा विश्वास था कि ये आए हैं और शीला दीक्षित और कांग्रेस और इस सब का जो 2G से लेकर के और कोयला जी से लेकर के और कॉमनवेल्थ जी से लेकर कितने घोटाले चल रहे थे, उस बीच में उनका जो एक रामलीला मैदान पे जो एक आंदोलन हुआ, हमारे पूर्वांचल भाई उसके धोखे में आ गए और उन्होंने भरपूर साथ दिया, 2 बार उनको पूरी तरह से साथ दिया और उसी कारण उनकी सरकार बनी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन वही पूर्वांचली ने जब देखा कि किस तरह से ठगे गए हैं, किस तरह से केजरीवाल अपने शीश महल को बनाते हुए, शराब नीति को लेते हुए, पूर्वांचलियों का अपमान करते हुए कि वहां से आते हैं और 100 रुपए का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं, ऐसी बातों से लेकर के ये सब देखा पूर्वांचलियों ने। इस बार मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत काम किया था इस बार दिल्ली चुनाव में, ये दिल्ली चुनाव का जो आज हमारी सरकार यहाँ बनी है उसमें हमारे पूर्वांचल वोटरों का बहुत बड़ा योगदान है। सब लोगों का सहयोग रहा है। हमारे जो भी दिल्ली में रह रहे हैं, वो चाहे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जहाँ से भी बाहर से प्रवासी आए हैं उनका, दिल्ली के लोगों का और पूर्वांचल, लेकिन पूर्वांचल के काफी लोगों ने, क्योंकि इन्हीं वोटों से वो जीतता रहा है, इस बार वो टर्न अप हुआ भाजपा की तरफ और आज हमारी सरकार बनी है और हमारी सरकार काम करती हुई दिख रही है। तो वापस हम बिहार की राजनीति में आते हैं। तो जो पिछला चुनाव हुआ था बिहार का, जब रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके एक नए नेता के उभरते हुए चिराग पासवान जी आए, उसी तरीके से इस बार के चुनाव में एक और नया पात्र आया है, प्रशांत किशोर।
जो कि कह रहा है कि ना मैं भाजपा से मिलूंगा, ना मैं जेडीयू से मिलूंगा, और जेडीयू के तो खैर बहुत ही क्रिटिकल उनके व्यूज हैं, और ना मैं आरजेडी से मिलूंगा। तो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उसका बिहार की राजनीति में क्या असर रह सकता है? क्या वो जेडीयू मतलब एनडीए के वोट काटेंगे, या हमारे विपक्ष को भी उसका नुकसान होगा? या कैसे? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने आप को एक इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि वो सारा ज्ञान उनके पास है और चुनावी राजनीति को कैसे जीता जाता है उसके एक बहुत बड़े अपने को मसीहा समझते हैं। हाँ जी। बहुत से ऐसे जगह हुए हैं जब हमारा ऐसा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जीतने की बिल्कुल उनके प्रति पूरी जनता की आस्था थी, तो उस समय प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़े थे, इसलिए उनको श्रेय ले लिया कि हमारा कोई उसमें योगदान था। और इसी गलतफहमी में वो दूसरे केजरीवाल बन करके वो दिल्ली में वहाँ पे बिहार में गए हुए हैं, और बिहार की राजनीति में उनका कोई अस्तित्व तो अभी तक तो हमको नजर आता नहीं है। प्रशांत किशोर जी बिहार में एक नए केजरीवाल बनना चाह रहे हैं, और जो भूल गए हैं कि बिहार की जो धरती है ना, वो जो है वो बहुत समझदार है, और वो किसी भी तरह के झांसे में आने वाली धरती नहीं है। कोशिश बहुत कर रहे हैं पर अभी जमीन में उनका कोई असर नहीं है। वो भाजपा का तो कुछ वोट तो काट पाएंगे नहीं, अगर कुछ काटने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे अपोजिट साइड के हैं आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन का जो वोट है उसमें कितनी सेल लगा पाते हैं वो उसका विचार वो खुद कर रहे होंगे। हाँ जी। हम तो अपने विचारधारा पे, अपनी शक्ति पे और अपने काम के विश्वास पे चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ जी। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि हमारे सामने कौन खड़ा है। हाँ जी। हम 50% की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा वोट शेयर 50% हो, इसकी हमें कोशिश करनी है। तो इसमें आप कुछ ऐसी रणनीति हमें बताना चाहेंगे भाजपा की, जो जिस तरीके से वो अपना वोट शेयर, क्योंकि पिछली बार वोट शेयर भाजपा का बड़ा था पिछले से पिछली बार से, तो इस बार आप किस किस तरीके की रणनीति जो आप डिस्क्लोज करना चाहें, मतलब? नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो छुपाने वाली बात है। आप ये जानिए कि भाजपा लगातार चुनाव लड़ रही है। हाँ जी। 2014 के बाद से, जब से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में शपथ ली, उसके बाद से पूरे देश में जिस तरह का विकास का काम हो रहा है, हाँ, आप सब लोग देख रहे हैं, उसी विकास की धारा जो है वो बिहार में भी बह रही है। वहाँ पे हमारी एनडीए की सरकार है जो लगातार काम कर रही है। तो जो हम लोगों ने काम किए हैं या और जो काम कमी रह गई है, जो हम कुछ चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए हैं, या ये तो सतत कोई भी काम जो है वो सतत होता है, कभी पूरा नहीं होता है। आज अगर हमने एक हाईवे बना लिया है तो हमको और 2 हाईवे बनाने की जरूरत पड़ेगी, अगर हमने एक स्कूल बनाया है तो और 10 स्कूल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा काम तो लगातार चलेगा। जो हमने किया है वो भी काम बहुत अच्छा किया है, जिसको हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, और आगे भी हम और क्या करने वाले हैं वो भी बताएंगे। हमें तो सिर्फ इन 2 चीज़ों पे भरोसा है, और इन्हीं 2 भरोसे पे जो है हमारी भाजपा और एनडीए जो है चुनावी रणनीति में जाएगी, और जनता के बीच में वोट परसेंटेज 50% के ऊपर रखने की बात है, वो हम रखेंगे। तो ये तो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी भाजपा बिहार की जनता के प्रति बहुत आभार है, बहुत गरिमामय, और वो लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं। मगर अगर मैं जेडीयू की बात करूं, केवल जेडीयू की, नीतीश कुमार जी की, तो कहीं बीच में कुछ ऐसे कई वीडियोस आई थी, जैसा देखने से ऐसा लग रहा है, सामान्य व्यक्ति को देखने ऐसा लग रहा है कि शायद वो इतने स्वस्थ नहीं रहे जितना पहले थे। तो क्या उसका कुछ नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, आदमी का शरीर है, एज बढ़ने के साथ थोड़ी बहुत किसी के स्वस्थ होने या अस्वस्थ होने की चीज़ें हो सकती है, पर हमारे आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं वो हमारे नीतीश कुमार जी हैं। हाँ जी। ये हमारी पार्टी ने भी कहा है, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। हाँ जी। अपोजिशन जो है कभी कभी कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के हाँ। अपना एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है, हाँ। जिसमें वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। हाँ जी। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ, भाजपा के सपोर्ट के साथ जो काम कर रहे हैं वो जनता वहाँ की देख रही है। हाँ जी। और उसमें कोई ऐसी कोताही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 125 यूनिट बिजली फ्री का भी उन्होंने वादा किया है, जिसका मैसेज
आना शुरू हो गया है। हाँ जी। सब लोगों के पास मैसेज जा रहा है। हॉस्पिटल की जो चीज़ें हैं उसमें आयुष्मान का जो कार्ड है वो उसको लेकर के हमारे जो अनाज मिल रहे हैं, हमारे जो वहाँ पे बिलो पॉवर्टी के नीचे जितने लोग रह रहे हैं उनको जो हम लगातार अनाज मुहैया करा रहे हैं, उसको देख लीजिए। हमारे किसान, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसान सम्मान योजना से लेकर के महिला योजना से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और वो ज़मीन पर उतर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कि हमारे बिहार का मखाना बहुत फेमस है। हाँ जी। और उस मखाना को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संजीदा हैं कि उन्होंने मखाना विकास बोर्ड बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा मखाना पूरे विश्व में जाता है। हाँ जी। तो उसको और कैसे सुदृढ़ करें, हमारे किसानों को और ज़्यादा कैसे पैसा मिल पाए और इस मखाने को हम और विश्व स्तर पे ले जाए, इसका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हाँ जी। आप देख रहे हैं कितने वंदे भारत हमारे जो हमारे कनेक्टिविटी है, हमारे रेल कनेक्टिविटी है, वंदे भारत का चलाने का जैसे योजना है चली है, वो से उन्होंने अभी हरी झंडी दिखाई हुई है। ऐसे बहुत से काम हैं। जब से हमारे नीतीश कुमार जी ने जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। हाँ जी। जहाँ जहाँ हमारे पुरातत्व की चीज़ें और हमारे महत्व की चीज़ें हैं, नालंदा को उन्होंने विकसित करने के लिए एक नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः अभी प्रधानमंत्री ने वहाँ उद्घाटन किया था। उसको पुराने परिवेश में लाने के लिए भी कोशिश की। वहाँ पे अब बाहर के भी विद्यार्थी आ करके अब वहाँ पे अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारी एनडीए सरकार कर रही है। सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के भी जो सुदृढ़ करना है, पहले से जो नहरें बनी हैं उनको और मजबूत करना, नई नहरों का जाल बिछाना, बिजली के मामले में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत सारे काम को करना। तो ऐसे काम, अनगिनत काम जो है उन्होंने किए हैं और आगे और ज़्यादा काम करने के लिए योजनाएं हैं जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। तो आदरणीय भाई साहब, एक आजकल ये बड़ा टॉपिक चला है सर, SIR। तो ये सर का जो प्रभाव है, मतलब जमीन पे कितना होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव आयोग का कोई पहला अनूठा प्रयोग नहीं है। ये जो ड्राइव है हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग करता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इसको लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक सतत प्रयास है चुनाव आयोग का जो करेगी इसको रोकने के लिए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब आप बताइए कि जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, जो मैंने अभी समाचार माध्यम से और सब सुना हुआ है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 जगह पे उनके मतदाता सूची में नाम है। हमारे तेजस्वी जी के भी 2 जगह नाम है जो उन्होंने गलती से बता करके खुद ही फंस गए हैं। चुनाव आयोग के 3-3 नोटिस आ गए हैं उनके लिए, पर उसका जवाब उनसे देते हुए नहीं बन पा रहा है। तो आप देखिए, एक मतदाता एक जगह अपना मतदान देगा कि 4-4 जगह मतदान देगा। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोगों का भी मतदान में अभी भी नाम पड़ा हुआ है। ऐसे भी बहुत से लोगों का नाम था, 10-12 लाख लोग तो ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी नाम था। बहुत से लोग जो घुसपैठिए, चूंकि हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, बहुत से बांग्लादेशी और दूसरे टाइप के लोगों ने आकर के जो घुसपैठ करके गलत तरीके से बनाया हुआ था, उनको भी छांटना है। और इन सबके बाद 31 अगस्त को SIR खत्म होने के बाद से पूरे महीने सितंबर भर उन्होंने पूरा समय दिया है कि यदि हमने कहीं गलती की है तो आप उसको आपत्ति कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। कल मैं देख रहा था कि किसी भी पार्टी ने अभी तक एक भी उस पर आपत्ति नहीं की है। पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के जो कानूनी प्रक्रिया है, जहां वो अगर उनको लगता है गलत है, जहां वो बताना चाहिए वो नहीं बताएंगे। सिर्फ एक र्यूमर फैलाना है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे राहुल गांधी जी जो एक बड़े माने विद्वता के रूप में अपने घर पे बुला करके और लोगों को जो उन्होंने ड्रामा किया, वो सब लोगों ने देखा। और उसकी पोल लगातार जो है हमारे पत्रकार बंधु ही सब दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने क्या बोला, बेंगलोर में क्या बोला, क्या नहीं है, वो सब बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ड्रामा कब तक चलेगा। हर इंस्टीट्यूशन पे आप उंगली उठा करके इस देश के लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। तो एक और सवाल मन में आ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि हमारी माताओं और बहनें समाज का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्ग है और एक बहुत ही साइलेंट वोटर भी रही है और प्रभावशाली वोटर भी हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की साफ छवि को देखते हुए पूर्व में महिलाओं ने, माताओं और बहनों ने उनको काफ़ी भरपूर आशीर्वाद दिया है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की और बिहार सरकार की हैं जिसके
जिसके विषय में कुछ मुख्यतः आप बताना चाहें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो शराबबंदी की है, जी। एक तो बहुत बड़ी कारण है महिलाओं का उनके प्रति रुझान। वही कारण आज दिल्ली में भी भाजपा को महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इसलिए मिला हुआ है क्योंकि केजरीवाल की सरकार जो है हाँ। वो शराब नीति में जो है वो देख ही रही थी कि किस तरीके जी। से 1 पे 2 1 पे 3 फ्री दे करके हमारे हाँ। परिवार को बिगाड़ने का काम कर रही थी, जिसको भाजपा ने उसके लिए आंदोलन किया, रोका। और आज उसका कारण था कि काफ़ी महिलाओं ने इस कारण भी भाजपा का समर्थन किया क्योंकि वो शराब नीति से पसंद नहीं थी। हाँ। यही कारण जो है वहाँ पे बिहार में भी जिस तरह शराबबंदी की तो महिलाओं ने लगातार हमारी नीतीश जी की सरकार, हमारे एनडीए सरकार को उन्होंने किया है। और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें मैं बता सकता हूं, जैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और जब आपको याद होगा कि पहले की भी जब हमारी सरकार थी एनडीए की, तब लड़कियों को साइकिल दिया गया था। पहली बार आपको याद होगा, ये मेरे ख्याल से ये बात होगी जब पहले हमारी सरकार थी में, तो हमारी सरकार ने हर स्कूल जाने वाली महिलाओं को साइकिल दी थी। और उसके कारण बहुत सी लड़कियां जो हैं दूर, चूंकि स्कूल दूर होते थे तो उनको जाने में सुविधा मिलती थी और वो साइकिल यूज करती थी। ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं। उनके प्रवास के दौरान में क्या करना है वो आप देखते हैं। हमारी केंद्र की भी बहुत सी योजनाएं हैं, हमारे राज्य सरकार की भी बहुत सी योजनाएं हैं। छात्रवृत्ति के हिसाब से महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना है। और केंद्र सरकार ने तो 33% का एक जो महिलाओं को आरक्षण दिया है आने वाले समय में, जो 2029 में लागू होगा। वहाँ भी महिलाओं को पूरे देश भर में 33% का एक आरक्षण दिया हुआ है। वहाँ के जितने भी पंचायत के लेवल पे जितने भी चुनाव होते हैं उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण है। तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। तो भाई साहब, आप बिहार की राजनीति में एक और मुख्य किरदार चिराग पासवान जी, उनके विषय में, उनके जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी है उस विषय में, वो उनका क्या वोट शेयर है, मतलब कुल मिला के अगले असेंबली इलेक्शन में उनका कितना प्रभाव रह सकता है? देखिए, चिराग पासवान जी को मैं पर्सनली जानता हूँ और मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही ऊर्जावान और एक कर्मठ राजनीतिक है। युवा हैं, युवा की सोच रखते हैं, युवाओं के बारे में जानते हैं। चूँकि वो एक दलित समाज से आते हैं तो दलितों की क्या समस्या है वो भी उनके समझ में आती है। तो अभी वो हमारे केंद्र सरकार के उसमें जो है मंत्री भी हैं, तो उनके आप काम का आकलन करेंगे तो वहाँ भी वो एक बहुत सफलता से काम कर रहे हैं। एनडीए के साथ रह करके वो लगातार देश सेवा, अपने राज्य की सेवा में लगे हुए हैं। और उनका तो एक ही चीज़ है कि वो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है। बिल्कुल। तो उनके जो विचार हैं हनुमान श्री के हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहना है कि हमारी भाजपा की नीतियों को, हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से वो कितने प्रभावित हैं कि अपने आप को उन्होंने एक हनुमान के रूप में प्रस्तुत किया है कि मैं उनका हनुमान हूँ, मतलब उनके अच्छे बड़े समर्थक के रूप में हुआ है। तो आदरणीय भाई साहब, कि आप कोई फर्स्ट टाइम वोटर है, कोई व्यक्ति 18 से 20-21 के ब्रैकेट में है, जो फर्स्ट टाइम वोटर, जो इस बार बिहार के चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट डालेगा, उसके मन में कई सारे एजेंडा होंगे कि या तो यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी आए, शिक्षा से रिलेटेड आए, सो डैट उनको अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, परिश्रम है, बाहर के दूसरे स्टेट्स में जाके उनकी जीडीपी बढ़ाने में ना लगे, अपने ही स्टेट में बढ़े। तो ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने चुनाव को, वोट को कास्ट करें? देखिए, आज का युवा बहुत समझदार है। फर्स्ट टाइम जो वोटर है उसको बहुत उम्मीद रहती है कि मैं पहली बार जो है अपना वोट डालने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर भी एक बहुत सारी परिकल्पना, बहुत से अच्छे विचार होंगे कि आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए। तो वो उसको पता है। वो 90 का जंगल राज तो उसने नहीं देखा है, पर अपने जो माता पिता, अपने दादा से सुना है कि कैसे जंगल राज हुआ करता था और किस तरह से यहाँ से पलायन होकर के वो उनके बहुत से परिवार के सदस्य, दूसरे लोग जो हैं पूरे देश में गए हैं, वो उसको पता है। आज वो अपना योगदान बिहार के समृद्धि में देना चाहता है
और उसके लिए एक माकूल सरकार होनी बहुत जरूरी है। तो उसका ध्येय तो क्लियर है कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है और उनकी नीतियों में चलना है, उनके 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 राष्ट्रवाद की योजनाओं को मजबूत करना है। तो इसमें हमारे जो युवा साथी हैं उनका योगदान महत्वपूर्ण है और वो लगातार मोदी जी के साथ रहते हैं। मोदी जी के विचार जो हैं युवा है, हाँ जी। उनकी एज कुछ भी हो सकती है पर उनके विचार और उनकी एनर्जी जो है युवाओं से बिल्कुल मैच करती है। युवा अपने को रिलेट करता है। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए बिहार में आने वाले समय में एनडीए सरकार को पूरा से समर्थन करेगा, क्योंकि आने वाले समय में उसका उज्जवल भविष्य की जो कुछ भी संभावना है वो इसी सरकार में है। तो आदरणीय भाई साहब, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, मतलब ऑपोजिशन के लीडर्स चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस भी हो, वो ये कहते हैं। बाकी जाति एक फैक्टर है, मेरे ख्याल से जाति केवल एकमात्र फैक्टर नहीं है। तो समीकरण, जात का समीकरण वहाँ की राजनीति में कैसा रहता है? कास्ट सेंसस के लिए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि पूरे देश की जब जनसंख्या का अभी जब शुरुआत हो रही है उसमें हम कास्ट सेंसस करेंगे। ये तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही मान लिया, खुद ही वो करने वाले हैं। ये लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उस कार्य को पूर्ण करके दिखाते हैं। जाति एक रियलिटी है, इसको हम लोग झुटला नहीं सकते हैं। और जिन जातियों का शोषण हुआ, जिन जातियों के साथ अन्याय हुआ, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, और जो लोग जाति की राजनीति करके केवल उनको एज ए वोट बैंक करके देखते थे, एनडीए सरकार ने, भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार जो हमारी देश में और बिहार में आई है, तो उन्होंने जो कहते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है ना कि बिल्कुल आखिरी पंक्ति में जो अंत्योदय की योजना है और आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को जो शासन की जो सुविधाएं हैं पहुंचेगी, तभी शासन का असली महत्व होगा। हम तो उसी विचारधारा में चलते हैं। और आपको पता है कि जो जातियां सबसे पीछे खड़ी हैं, हमको उनको आगे कैसे लाया जाए, इसी पे सारा काम जो है, चाहे हमारी राज्य सरकार है चाहे देश की सरकार है, वो काम कर रही है। नीतीश जी ने जो है अति पिछड़ा के लिए बहुत कुछ काम किया है। अति पिछड़ा आयोग तक बनाया हुआ उन्होंने, अति पिछड़ों के लिए अलग से उन्होंने आरक्षण दिया हुआ है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी समावेशी योजना के तहत हर जाति को वो मौका देना चाहिए जो मौका नहीं मिला है। वो ऐसा, उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अन्य जो प्रिविलेज जातियां हैं, जो थोड़ा सा सांकेतिक रूप से ज़्यादा अच्छी हैं, उनके बराबरी पे आके खड़े हो जाए। तो हम लोग तो लगातार इन विषयों में काम कर रहे हैं और इस बातों को देख रहे हैं। हमारा काम तुष्टिकरण का नहीं है। बिहार की ऐसी सारी अपोजिशन की जो पार्टियां हैं केवल तुष्टिकरण के उस पे और जातियों को तोड़ने में काम करती हैं। हमारा काम जातियों को जोड़ने का है, हमारा काम तोड़ने का नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारा बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण बहुत जगह डेमोक्रेसी चेंज हो गई है, जाति संतुलन बिल्कुल बदल गया है। हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट है, जो सीमांचल कहलाता है, आज वहाँ जो स्थिति है, उस स्थिति को सबको पता है। तो हमें तो सबको लेके चलना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं हो। यही मुख्य उद्देश्य है। तो सुखिना जी। तो एक आखिरी सवाल, शायद वो अभी के लिए आखिरी है, मगर हमारी इच्छा है कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव और राजनीति गरमाते रहे, आप हमें और अपना समय देते रहे। तो एक असेसमेंट, एक फाइनल, एक रियलिस्टिक असेसमेंट, फाइनल आंकड़े कैसे होंगे आपके हिसाब से? पहला आंकड़े में जो पहली लाइन है बोल्ड में जो है कि हमारी एनडीए की सरकार पहले से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में 2025 में फिर से आएगी। हमारा जो अक्टूबर या नवंबर में जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में जो संख्या आज हमारी है उससे हम बढ़ करके आने वाले हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल एक बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है और वहाँ का हर मतदाता इस बात को पढ़ रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो आदरणीय भाई साहब, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इच्छा है कि भविष्य में भी हमें आपका सानिध्य मिले और आपसे फिर से मिलना हो, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे माहौल में हमारा देश रहेगा, समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी के साथ कदमों से कदमों मिला करके बिहार में भी हमारी एक एनडीए की मजबूत सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय।